आप लोगों को शायद ही पता हो कि नाथूराम गोडसे को फांसी देने के बाद उसके शव के साथ क्या हुआ। नाथूराम गोडसे के शव का अंतिम संस्कार अंबाला जेल में ही हो गया और उसके शव की अस्थियां को अंबाला पुलिस ने चलती हुई ट्रेन से गग्गड़ नदी, जो मार्कंडा नदी के नाम से मशहूर है, वहां पर फेंक दिया। वो तो भला हो विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोगों का और अंबाला में आए हुए हिंदू शरणार्थियों का, कि जिन्होंने एक बहुत ही बड़े प्रयास के बाद मार्कंडा नदी से उसकी अस्थियां ढूंढ कर निकाली और गोडसे के परिवार को सौंप दी। आज भी नाथूराम गोडसे की अस्थियां उसके घर में मौजूद है। नाथूराम गोडसे की अंतिम इच्छा के अनुसार उनकी अस्थियां सिंधु नदी में बहा दी जाने वाली थी, लेकिन उस वक्त की भारत सरकार ने उनकी अंतिम इच्छा का पालन नहीं होने दिया। इस वीडियो में गोडसे के मानव अधिकार के हनन की बात न करके मैं उस घटनाक्रम की बात करूंगा जो गांधी की हत्या के 10 दिन पहले घटी हुई थी, ताकि आप अपने आप से एक सवाल पूछ सके कि नाथूराम गोडसे ने जो गोलियां चलाई थी, उस गोली पे गांधी का नाम और किस किस ने लिखा था। और मैं अपेक्षा रखूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, आप अपने मंतव्य कमेंट में रखेंगे और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो पहला घटनाक्रम जो है उसका नाम मैं दूंगा लीकेज ऑफ प्लान, प्रोफेसर जैन और मदनलाल पाहवा। एक 21 साल का नौजवान मदनलाल पाहवा पार्टीशन के बाद मुंबई पहुंचता है। मदनलाल पाहवा के घर की औरतों के साथ पार्टीशन के दौरान बहुत दुराचार हो चुका होता है और इस चीज का गुस्सा उसके मन में कुट कुट कर भरा होता है। मुंबई आते ही वो रुइया कॉलेज के हिंदी विषय के शिक्षक प्रोफेसर जैन के संपर्क में आता है। प्रोफेसर जैन जो एक लेखक भी थे और उनकी किताबें एक अच्छे लेवल पर पब्लिश भी होती थी, तो मदनलाल पाहवा उनकी किताबें कमीशन पर बेचने का काम शुरू करते हैं और उस सिलसिले में मदनलाल पाहवा और प्रोफेसर जैन की मुलाकात हर रोज होती थी। लेकिन अचानक से एक दिन से मदनलाल पाहवा प्रोफेसर जैन से मिलना बंद कर देते हैं। जनवरी 1948 के पहले हफ्ते में मदनलाल पाहवा प्रोफेसर जैन से मिलने जाते हैं और उनको बोलते हैं कि अब ये काम मैं बंद कर रहा हूँ। प्रोफेसर जैन मदनलाल पाहवा से उसका कारण पूछते हैं, तो मदनलाल पाहवा बताते हैं कि मैं राष्ट्रहित में एक बहुत बड़ा काम करने वाला हूँ। प्रोफेसर जैन मदनलाल पाहवा से पूछते हैं कि ऐसा कौन सा राष्ट्रहित का काम तुम करने जाने वाले हो, तो मदनलाल पाहवा बताते हैं कि मैं गांधी की हत्या करने वाला हूँ। प्रोफेसर जैन मदनलाल पाहवा की इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। वो सोचते हैं कि पार्टीशन के लिए मदनलाल पाहवा गांधी को जिम्मेदार मानता है और यह बात वो गुस्से में बोल रहा है। जब इसका गुस्सा उतर जाएगा तो ये काम पर वापस लौट आएगा। फिर भी प्रोफेसर जैन बात को आगे बढ़ाकर एक प्रश्न और पूछते हैं कि यह काम तुम अकेले करने जा रहे हो या कोई और भी तुम्हारे साथ है। मदनलाल पाहवा प्रोफेसर जैन को पिता तुल्य मानते थे, तो उनपे विश्वास रखकर वो बताते हैं कि मेरे साथ अहमदनगर के पार्षद यानी कि कॉर्पोरेटर विष्णु करकरे भी है और अग्रणी अखबार के संपादक नाथूराम गोडसे भी है। प्रोफेसर जैन सोचते हैं कि एक चुना हुआ पार्षद और एक अखबार का संपादक कैसे गांधी की हत्या का सोच सकते हैं, तो उनको मदनलाल पाहवा की इस बात पर विश्वास नहीं होता है। मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि मदनलाल पाहवा और प्रोफेसर जैन के बीच में यह वार्तालाप जनवरी 1948 के पहले हफ्ते में हुआ था। इस पूरी वार्तालाप के घटनाक्रम और भी आगे है, लेकिन वो आगे बढ़ेंगे गांधी पर पहला हमला होने के बाद। तो इस वार्तालाप को यहाँ पर स्थगित कर रहा हूँ और हम इस पे वापिस आएंगे, लेकिन एक दूसरा घटनाक्रम जो शुरू हो जाने वाला है उसके बाद। मदनलाल पाहवा एक अकेला ऐसा व्यक्ति था जो गांधी की हत्या में शामिल था और वो महाराष्ट्र से नहीं था। किताबें बेचते बेचते उसने देखा अगर मैं फल का बिजनेस करूं तो उसमें ज्यादा पैसा है, तो उसी सिलसिले में उसकी मुलाकात अहमदनगर के पार्षद विष्णु करकरे से हुई। विष्णु करकरे पहले से ही नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे, गोपाल गोडसे, दिगंबर बड़घे, शंकर किस्टया के साथ गांधी की हत्या का प्लान कर रहे थे। यह पूरा गिरोह गांधी के पाकिस्तान प्रति एक नर्म रवैये के कारण बहुत गुस्से में थे और तो और गांधी की हिंदू शरणार्थियों के लिए भेदभाव वाली नीति उनके गुस्से की आग में घी डालने का काम कर रही थी। मदनलाल पाहवा समेत 7 लोगों ने यह प्लान बनाया था कि बिरला हाउस दिल्ली में जहां पर प्रार्थना सभा चल रही होगी वहां भीड़ से एक सुरक्षित अंतर से थोड़े ही दूर एक बम धमाका करना है, ताकि भीड़ इधर उधर हो जाए और गांधी को अकेले पाकर उस पर गोली चला दी जाए। 12 जनवरी को यह 7 लोग
दिल्ली पहुँचे, जिसमें नाथूराम जी गोडसे और नारायण आप्टे कनॉट प्लेस की होटल मरीना में रुके। बाकी लोग दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास की अन्य होटल्स में बट गए। होटल मरीना आज भी वहाँ पर है और आप जाकर देख सकते हैं कि नाथूराम जी गोडसे कौन से कमरे में रुके हुए थे। मदनलाल पाहवा ने बम धमाका करने की और उसके बाद में गांधी पर गोली चलाने की जिम्मेदारी ली। फिर आती है वो तारीख जिस दिन इस गिरोह के द्वारा गांधी हत्या का पहला प्रयास हुआ। वो तारीख है 20 जनवरी 1948। प्लान के अनुसार मदनलाल पाहवा ने बम धमाका तो कर दिया, लेकिन गांधी ने भीड़ को इधर उधर होने से बचा लिया। उस वक्त गांधी ने भीड़ को इधर उधर होने से किस तरीके से बचाया, उसका ऑडियो यह है। ऐसे हम डर जाएंगे तो सचमुच यहाँ कोई हो जाए तो हमारा हाल कैसा होगा। सुनो सुनो सुनो, सब सुनो, कुछ नहीं हुआ है। चलिए शांत रहिए। इस ऑडियो में गांधी ने एक वाक्य बोला, यहाँ सच में कुछ हो जाए। सत्य के पुजारी गांधी ने लोगों को ये बताया कि पुलिस की एक मॉक ड्रिल चल रही है। बम धमाका उसी का एक भाग है जिसे डरने की जरूरत नहीं है। यह गांधी ने लोगों को झूठ बोला था। परंतु इस सब में मदनलाल पाहवा का पूरा प्लान उल्टा पड़ जाता है और वो तुरंत गिरफ्तार हो जाता है। गिरफ्तारी के बाद मदनलाल पाहवा एक तोते की तरह सब कुछ उगल देता है और पुलिस को बता देता है कि इस प्लान में कौन कौन शामिल है। और तो और मदनलाल पाहवा यहाँ तक बता देता है कि कौन कौन व्यक्ति अभी किस होटल में रुका हुआ है। दिल्ली पुलिस तुरंत ही सारे होटल्स पर छापा मारती है, लेकिन उनको एक भी व्यक्ति नहीं मिलता। बस मिलती है तो सिर्फ एक कमीज जिसके कॉलर पे लिखा हुआ था NVG, यानी नाथूराम विनायक गोडसे। यहाँ पर दिल्ली पुलिस को मदनलाल पाहवा की इस बात पर भरोसा होता है कि नाथूराम गोडसे भी इस षड्यंत्र में शामिल था। दिल्ली पुलिस ने सारे नाम उस वक्त के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बता दिए और पूछा कि कल के अखबार में हम क्या सारे नाम छाप दे। तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कार्यालय से जवाब आया, नहीं। प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्री कार्यालय ने दिल्ली पुलिस को सूचित किया कि आप सारे नाम मुंबई पुलिस को दे दे और उनको बोले कि इसमें जांच करे। दिल्ली पुलिस ने मुंबई पुलिस के IGP ऑफिसर जमशेद नगरवाला, जिनको जिमी नगरवाला के नाम से भी लोग जानते थे, उनको संपर्क किया और बताया कि इस साजिश में महाराष्ट्र से 6 लोग और हैं जिनको आप पकड़े और उनकी जांच करें। 24 घंटे के भीतर महाराष्ट्र पुलिस दिल्ली पुलिस को बताती है कि हमने सारी जांच कर ली है। इन लोगों का हेतु सिर्फ गांधी का अपहरण करना था, मारना नहीं था। सिर्फ 24 घंटे में महाराष्ट्र पुलिस दिल्ली पुलिस को यह सूचित करती है और दिल्ली पुलिस को यह भी सांत्वना देती है कि आप डरो नहीं, ये इतनी बड़ी इमरजेंसी नहीं है जो आप सोच रहे हो। आप लोग अभी सिर्फ गांधी की सुरक्षा पे ध्यान दो। दोस्तों, एक सवाल यहाँ पर आप अपने आप से करिए कि बिना किसी गिरफ्तारी के, बिना किसी को पूछे, सिर्फ 24 घंटे में मुंबई पुलिस ऐसे कैसे जांच कर लेती है कि गांधी की हत्या नहीं हो रही है, सिर्फ अपहरण हो रहा है। महाराष्ट्र पुलिस का इस नतीजे पर आना बिल्कुल मनगढ़ंत लगता है और यहाँ तक के घटनाक्रम में प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्री कार्यालय और महाराष्ट्र पुलिस अपने खुद के ऊपर बहुत सारे प्रश्न छोड़ जाती है। महाराष्ट्र पुलिस का जवाब सुनकर दिल्ली पुलिस प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्री कार्यालय दोनों को विनती करती है कि गांधी की सुरक्षा का इंतजाम करा जाए। उस तरफ मदनलाल पाहवा दिल्ली पुलिस को निरंतर बताता रहता है कि नाथूराम गोडसे बहुत ही दृढ़ निश्चय है और वो अपने हेतु को पार करके रहेगा, यानी वो गांधी की हत्या करके ही मानेगा। दोस्तों, ये घटनाक्रम आगे बढ़ेगी, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं इस घटनाक्रम को रोक रहा हूँ और आपको वापस ले जाता हूँ मदनलाल पाहवा और प्रोफेसर जैन के बीच में जो बात हुई थी, वो घटनाक्रम अब आगे बढ़ने वाली है।
20 जनवरी के बम धमाके के बाद मदन लाल पाहवा पूरे भारत देश के अखबारों की सुर्खी बन जाता है। 21 जनवरी 1948 को प्रोफेसर जैन जब सुबह का अखबार पढ़ते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो सोचते हैं कि जिस मदन लाल पाहवा को उन्होंने बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया, उसने तो सच में ये कारनामा कर दिखाया। प्रोफेसर जैन को मदन लाल पाहवा ने सारे गिरोह के नाम बता दिए होते हैं, तो प्रोफेसर जैन सबसे पहले सोचते हैं कि क्यों न मैं मुंबई पुलिस को जाकर ये सारी इंफॉर्मेशन दे दूं। लेकिन बाद में उन्हें डर भी लगता है कि शायद मुंबई पुलिस उनको ही इनके गिरोह का सदस्य ना मान ले। प्रोफेसर जैन उस वक्त मुंबई की एक बहुत बड़ी हस्ती थी, तो उनके कांटेक्ट वहाँ के चीफ मिनिस्टर यानी उस वक्त के महाराष्ट्र के प्रेसिडेंशियल मिनिस्टर तक थी। उन्होंने सबसे पहले महाराष्ट्र के प्रेसिडेंशियल मिनिस्टर को संपर्क करने का प्रयत्न किया, लेकिन काफी मेहनत के बाद उनको वहाँ से जवाब मिला कि आपको जो बात करनी है वो महाराष्ट्र के गृह मंत्री श्री मोरारजी देसाई से करें। 21 जनवरी 1948 के दिन ही वो श्री मोरारजी देसाई से मिलते हैं और उनको सारी बात बताते हैं। और तो और उस षड्यंत्र में और कौन कौन शामिल है उनके नाम भी मोरारजी देसाई को बताते हैं। श्री मोरारजी देसाई उसी वक्त आईजीपी ऑफिसर जमशेद नागरवाला को फोन करते हैं और उनको यह सारी हकीकत बता देते हैं। वैसे भी पुलिस ऑफिसर जमशेद नागरवाला के पास ये सारी इंफॉर्मेशन दिल्ली पुलिस के द्वारा दी गई होती है, तो मुंबई पुलिस के पास 2 जगह से एक ही प्रकार की इंफॉर्मेशन आ जाती है। फिर भी वो 24 घंटे में दिल्ली पुलिस को यह सूचित करती है कि गांधी की हत्या का नहीं लेकिन अपहरण का प्रयास होने की बात है। यह मनगढ़ंत कहानी इसलिए लग रही है। श्री मोरारजी देसाई को 21 जनवरी 1948 के दिन ही अहमदाबाद किसी जरूरी काम से पहुंचना होता है, तो वो अहमदाबाद पहुंचते ही यह सूचना गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री मंत्रालय को दे देते हैं। मोरारजी देसाई यह भी जानते थे कि गांधी पे कोलकाता में शरणार्थियों के द्वारा हत्या का प्रयास हो चुका है और ये दूसरा प्रयास है एक और शरणार्थी द्वारा, तो वह गृह मंत्रालय को गांधी को सख्त से सख्त सुरक्षा देने की विनती भी करते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय से जवाब आता है कि आपके पास जो सूचनाएं हैं वो बहुत ही गंभीर है और आप इस सूचनाओं को अपने तक ही रखें, दूसरे किसी और व्यक्ति से इसको ना बताएं। हम इस घटना की जांच भी कर रहे हैं और गांधी को सख्त से सख्त सुरक्षा देने का प्रयास भी कर रहे हैं। मोरारजी यह बात सुनकर चुप हो जाते हैं और बाद में 30 जनवरी 1948 जिस दिन गांधी की हत्या होती है उस दिन तक चुप रहते हैं, उसके बाद भी चुप रहते हैं। गांधी की हत्या के बाद उस हत्या के जांच के लिए कपूर कमीशन बिठाया जाता है। उस कपूर कमीशन में मोरारजी देसाई यह बात लिखित में दे रहे हैं। तो मेरे हर एक वीडियो पे सबूत मांगने वाले लोग कपूर कमीशन की रिपोर्ट पहले पढ़े और सबूत दिखाओ वैसी कमेंट करके अपना और मेरा समय व्यस्त ना करें। तो मदन लाल पाहवा और प्रोफेसर जैन के बीच में हुई वार्तालाप का घटनाक्रम यहाँ पर ही समाप्त होता है। अब हम चलते हैं जहाँ पर दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री मंत्रालय को निरंतर गांधी को सख्त से सख्त सुरक्षा देने की विनती करी थी। तो गृह मंत्रालय ने गांधी को इस बात की इंफॉर्मेशन दी, लेकिन गांधी ने सुरक्षा लेने से साफ साफ इनकार कर दिया और गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री मंत्रालय गांधी की यह बात मान भी गए। अगर यह दोनों मंत्रालय चाहते तो बिना यूनिफॉर्म की पुलिस वहाँ पे खड़ी कर सकते थे और गांधी की सुरक्षा कर सकते थे। जैसे ही सुभाष चंद्र बोस ने हमें आजादी दिलाई, वहाँ से कांग्रेस सरकार ने गांधी की ज्यादातर बातें नहीं मानी, लेकिन गांधी को खुद की सुरक्षा न देने की बात वे सरलता से मान गए। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गांधी ने कहा था कि देश का बंटवारा मेरी लाश पे होगा, फिर भी कांग्रेस नहीं मानी। कांग्रेस को बर्खास्त कर दो, वो बात भी कांग्रेस सरकार नहीं मानी। जिन्ना को पाकिस्तान से बांग्लादेश जाने का जो रास्ता भारत के भीतर से जाएगा वो रास्ता भी दे दो, वो बात भी कांग्रेस सरकार नहीं मानी। इन सब में वैसे मुझे तो गांधी की एक ही बात सही लगी थी कि कांग्रेस को बर्खास्त कर दो। तो बहुत सारी बात ना मानने के बाद सुरक्षा को लेकर गांधी की यह बात कांग्रेस सरकार कैसे मान गई। गोडसे जी ने गांधी की हत्या करके अपना काम तो पूरा कर लिया, लेकिन कांग्रेस सरकार ने यह हत्या होने दी। तो मेरे हिसाब से हत्या करने वाला भी अपराधी है और सब कुछ पता होने पर भी कुछ न करने वाला वो भी उसी प्रकार का अपराधी है। आपको क्या लगता है कि भारत देश की पुलिस एक कॉर्पोरेटर
विष्णु करकरे और एक अखबार के संपादक नाथूराम गोडसे को पकड़ने के लिए सक्षम नहीं थी? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। अगर गोडसे जी गांधी की हत्या ना करते तो वैसे भी गांधी का पॉलिटिकल करियर 6-7 साल का ही था, क्योंकि आजादी के बाद गांधी बहुत ही अप्रिय होने लगे थे, कांग्रेस सरकार में भी और भारत के लोगों में भी। लेकिन आजादी के बाद 1 ही साल के भीतर गांधी की हत्या हो जाती है और कांग्रेस सरकार उनको हीरो बना देती है और गांधी के आदर्शों के नाम पर अपनी पूछते छोड़ जाती है देश को लूटने के लिए। नाथूराम जी गोडसे ने सिर्फ गोली चलाई थी, लेकिन उस गोली पर गांधी का नाम किस किस ने लिखा था वो आप सोचिए, कमेंट करिए, मेरा यह वीडियो शेयर करिए, मेरी चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपके मेरे भविष्य के वीडियो के नोटिफिकेशंस सदंतर मिलते रहे।